हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम देखने वाले हैं नो कंसीडरेशन इज इक्वल टू नो कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज सेक्शन नंबर 25 वाला टॉपिक। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो मैं आपको पढ़ाना चालू करूं उसके पहले मैं छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूंगा। जिन लोगों ने भी स्ट्रैटेजी वीडियो मेरी देखी होगी दिसंबर 23 अटेम्प्ट के लिए, आप लोगों को पता होगा मेरी तबियत उसी समय से थोड़ी खराब होनी चालू हो गई थी और अभी भी मैं फुल्ली रिकवर नहीं हुआ हूं। तो लेक्चर में थोड़ी सी एनर्जी कम लगे या आवाज में कुछ ऊपर नीचे लगे तो प्लीज देख लेना, और अगर बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रही होगी तो कमेंट कर देना, मैं इसको फिर से वापस अच्छे से रिकवर होकर फिर से इसको रिकॉर्ड करके मैं डाल दूंगा। क्लियर बात एकदम? हाँ जी सर। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। आज इस लेक्चर में अपन एक टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज नो कंसिडरेशन इज इक्वल टू नो कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 25। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में अपन ने देखा था कि कंसिडरेशन मतलब क्या होता है। तो अगर बाई चांस आपने मिस किया है तो मेक श्योर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके हमारे चैनल के आप प्रीवियस वाले लेक्चर को देख लेना, अच्छी तरीके से आपको जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर बात एकदम? हाँ जी सर। अपन आते हैं अपने टॉपिक पे। बोलता है द जनरल रूल इज विंगार्डियम लेवियोसा, दैट इज एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। मतलब क्या बोल रहा है? कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन ना हो, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो बनता है जिसमें कंसिडरेशन की कोई बात नहीं है, वो क्या होता है? वो वॉइड हो जाता है। वो क्या होता है? वो वॉइड हो जाता है। वॉइड मतलब क्या होता है? ये अपन चैप्टर 1 में देख चुके हैं। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। अब यहाँ पे ये जो जनरल रूल है क्या है? ये एक्स न्यू टू पैक्टो नॉन ऑरिक्टर एक्शन, ये क्या है? ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? लैटिन मैक्सिम। तो लैटिन भाषा से ये यहाँ पे निकला है, जिसका मतलब क्या है? एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। क्या सर इसको याद रखना है? बिल्कुल याद रखना है। डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकता है। आपको दे देगा ये वाला लाइन पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट और बोल देगा इसका मीनिंग क्या है, और 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। एक्स न्यू डू पैक्टो नॉन ऑरिक्टर एक्शन, इसका मतलब होता है एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, यानी कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो बिना कंसिडरेशन के बना है वो क्या है? वॉइड है। क्या है? वॉइड है। बहुत बढ़िया बात। एग्जाम्पल पे आते हैं। इफ ए प्रोमिसेस टू पे बी 1000 विदाउट एनी ऑब्लिगेशन, दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट फॉर वांट ऑफ कंसिडरेशन। क्या बोल रहा है? अगर ए प्रॉमिस करता है टू पे बी 1000 विदाउट एनी ऑब्लिगेशन फ्रॉम बी, ठीक है, यानी ए बोलता है मैं तेरे को ऐसे ही 1000 रुपए दे देता हूं फ्री फोकट में, तू मेरे लिए इसको कोई भी काम मत करना, और अपन एक एग्रीमेंट करते हैं कि आज से 1 हफ्ते बाद मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा विदाउट समथिंग इन रिटर्न, बिना कंसिडरेशन के। तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है। वॉइड है मतलब क्या हो गया? अगर मान लो 1 हफ्ते बाद ए मना कर देता है पैसे देने से बी को, तो बी उसके खिलाफ कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकता है। बी उसके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकता है। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। However, the act itself provides exception to this rule in section 25 itself. But इस चीज का मतलब नो कंसिडरेशन इज इक्वल टू नो कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एक्सेप्शन है। मतलब कुछ ऐसे केसेस दिए गए हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही बताए गए हैं, वो भी सेक्शन नंबर 25 में ही कुछ ऐसे केसेस बताए गए हैं जहां पे अगर कोई भी कंसिडरेशन नहीं है और कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या वैलिड एग्रीमेंट होगा। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। अभी तक अपन ने क्या देखा? सेक्शन 25 के हिसाब से प्राइमरली क्या है? किसी भी एग्रीमेंट में अगर कंसिडरेशन नहीं है वो क्या है? वॉइड है। वॉइड मतलब क्या होता है? उसको कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते, सिंपल भाषा में। क्लियर एकदम? बट वही आगे जाके बोलता है कि सेक्शन नंबर 25 में ही कुछ ऐसे एक्सेप्शंस दिए हुए हैं जहां पे ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हम अभी देखने वाले जहां पे अगर कंसिडरेशन नहीं भी है, एक तरफा एग्रीमेंट है, तो भी अगर सामने वाला अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करता है, उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, या वो जो एग्रीमेंट बन रहा है वो क्या हो रहा है? वो वैलिड हो रहा है, वो किसी भी तरीके से वॉइड नहीं हो रहा है। क्लियर बात है? हाँ जी सर। तो एज पर सेक्शन 25 एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन is not void in the following circumstances। सिर्फ केवल इन्हीं सारी सर्कमस्टेंसेज में, कुछ अपन 6-7 सर्कमस्टेंसेज देखने वाले हैं, सिर्फ इन्हीं सर्कमस्टेंसेज में अगर कोई भी कंसिडरेशन सामने वाली पार्टी द्वारा नहीं दिया जा रहा है, उस केस में भी एग्रीमेंट क्या होगा? वैलिड होगा। अदरवाइज इनके अलावा कोई भी XYZ सर्कमस्टेंस होगा, उसमें कोई भी एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, अगर उसमें क्या है? कंसिडरेशन नहीं है। क्लियर बात एकदम? हाँ जी सर। आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। पहला एक्सेप्शन है प्रॉमिस मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, सेक्शन नंबर 25 सब सेक्शन 1। क्या बोल रहा है? कोई भी अगर हम प्रॉमिस करते हैं आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, मतलब क्या? तो एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड इफ इट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड and is made on the account of natural love and affection between parties standing in near relation to each other. Thus, agreement made without consideration will be valid provided if it is expressed in writing, it is registered under the law, it is made on the account of natural love and affection, it is between the parties standing near relation to each other। मतलब क्या हो गया यहाँ पे? जैसे मान लो आप अपना फाउंडेशन का पेपर दे रहे हो, ठीक है, आपने आपके दादाजी के साथ एक प्रॉमिस कर लिया और आपके दादाजी ने आपको ये प्रॉमिस किया है कि अगर दिसंबर में एक बार में आप अगर फाउंडेशन का पेपर क्लियर करते हो इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ, तो दादाजी आपको एक नया बाइक या मान लो एक नया आईफोन आपको दिला के देंगे।
क्लियर बात है। तो ये क्या हो गया, एक प्रॉमिस हो गया आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, ठीक है। ये क्या हो गया, एक प्रॉमिस हो गया कि ठीक है बेटा तू ये कुछ काम करके बता दे। अब आप पास हो रहे हो सीए में, इससे आपके दादाजी को तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप सीए में अपने लिए कर रहे हो, अपने दादाजी के लिए नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना हम भी तो कुछ काम कर रहे हैं उसके रिटर्न में हमको मिल रहा है ना, आप अपने फायदे के लिए अपनी चीज कर रहे हो। क्लियर बात है, उसमें अगली पार्टी को कोई बेनिफिट नहीं, बट फिर भी वो अगली पार्टी क्या है, आपके नियर रिलेशन में है और आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन आपको क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि ठीक है तुम रिजल्ट ला के दो, ठीक है, मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। क्लियर बात है, इसको सिंपल क्या बोलते हैं, गिफ्ट बोलते हैं। नॉर्मली दीज टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आर कॉल्ड गिफ्ट। बिना सामने वाले के कुछ एक्सपेक्टेशन के कि वो मेरे लिए कुछ काम करे, हम हमको एक प्रॉमिस करते हैं। बट वो क्या होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, यानी किसी भी तरीके से धमका के, ठीक है, डरा कर एकदम फोर्सफुली आप नहीं करवा सकते, और वो आदमी आपके नियर रिलेशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी से भी जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किसी से भी आपने प्रॉमिस ले लिया, ना, ऐसा नहीं चलेगा। नियर रिलेशन, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, और क्या हो गया यहाँ पे राइटिंग में होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए, तब जाके वो क्या हो जाएगा, एक वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड प्रॉमिस बन जाएगा। आते हैं अपन दूसरे एक्सेप्शन पे, दैट इज प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर वॉलंटरी सर्विसेज, सेक्शन 25 सबसेक्शन 2। सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि अगर हम प्रॉमिस कर रहे हैं कंपनसेट करने के लिए किसी भी वॉलंटरली सर्विस के लिए, जैसे मान लो आप रास्ते से जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, आपको एक दादाजी दिखे, ठीक है, आपने उनको सड़क पार करवा दी खुश होके, ठीक है, खुश होके आप, उन्होंने क्या किया, आपको 100 रुपए निकाल के दे दिया, तो क्या हो गया, आपको एक कंसिडरेशन मिल गया। बट क्या आपने उस दादाजी से प्रॉमिस किया था कि भैया मैं आपको रोड पार करवाऊंगा तो मुझे 100 रुपए देना, ना, आपने अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से वॉलंटरली सर्विस, ठीक है, हेल्प की, और हेल्प से खुश होके दादाजी आपको क्या दे रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं, ठीक है, पैसा मतलब उनकी ब्लेसिंग और आशीर्वाद है वो आपको दे रहे हैं, तो क्या उस केस में वो वॉइड होगा, ना, वो क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वॉलंटरी सर्विस मींस सर्विस डन विदाउट एनी रिक्वेस्ट, बिना किसी रिक्वेस्ट, बिना किसी मतलब आपने अपनी तरफ से हेल्प की, हेल्प मानो इसको। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड इफ इट इज अ प्रॉमिस टू कंपनसेट द पर्सन हु हैज वॉलंटरली डन समथिंग फॉर द प्रॉमिसर। टू अप्लाई दिस रूल फॉलोइंग एसेंशियल मस्ट एग्जिस्ट। क्या क्या चीजें होना चाहिए भैया, कोई लीगल काम उसने किया हो, कोई भी इलीगल काम ना हो, वॉलंटरली किया हो, बिना किसी दबाव में, ठीक है, बिना किसी रिटर्न के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हेल्प की हो। द सर्विस शुड हैव बीन डन फॉर द प्रॉमिसर, और प्रॉमिसर के लिए ही काम किया हो। जैसे मैंने आपको बोला कि दादाजी को आपने क्या कर दिया, रोड पास करवा दिया, तो दादाजी को ही रोड पास करवाओगे और वही आपको क्या दे रहे हैं, आउट ऑफ मतलब खुश होके वो आपको कुछ पैसा दे रहे हैं एज एन कंपनसेशन मान लो, ठीक है। द इंटेंशन ऑफ द प्रॉमिसर मस्ट हैव बीन टू कंपनसेट द प्रॉमिसी। और क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो प्रॉमिसर है, यानी जो कंसिडरेशन जो आपको पैसे दे रहे हैं, उनका इंटेंशन होना चाहिए आपको देने का। ऐसा नहीं आपने रोड क्रॉस करवा दी फिर जबरदस्ती आपने उनसे पैसे छीन लिए, ना, इंटेंशन भी होना चाहिए। अगला क्या है, द प्रॉमिसर मस्ट हैव बीन इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन द सर्विस वाज डन, और प्रॉमिसर का उस समय सर्विस होते समय रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि आपने रोड क्रॉस करवा दी, मान लो दादाजी है, ठीक है, अकेले हैं, अब उनका एक पेट डॉग है, वो बीमार हो गया, आप उसको हॉस्पिटल लेके गए, दादाजी की आपने हेल्प कर दी, ठीक है, तो दादाजी भी आपके साथ वहीं पे थे, उन्होंने देखा उनके लिए आपने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं काम किया, उनकी हेल्प हो गई है। तो प्रॉमिसर का होना काम करते समय, ठीक है, जब भी हम कोई भी सर्विस दे रहे हैं उस समय प्रॉमिसर का होना क्या है, जरूरी है। वो फ्री विल से, अपनी इंटेंशन से, अपनी खुशी के साथ आपको कुछ पैसा दे रहे हो, लीगल काम आपने किया हो, वो भी वॉलंटरली, हेल्प और प्रॉमिसर के लिए किया हो अच्छी इंटेंशन के साथ, तो ये भी क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 2। क्लियर एकदम, हाँ जी सर। आओ नीचे, द थर्ड एक्सेप्शन दैट इज प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, सेक्शन 25 सबसेक्शन 3, इसको अच्छी तरीके से समझना। A promise by a debtor to pay a time barred debt is also enforceable, but the promise must be in writing. It must be signed by the promisor or his authorized agent. The promise may be to pay the whole or part of the debt. मतलब क्या हो गया यहाँ पे, टाइम बार्ड डेट। टाइम बार्ड डेट क्या होता है, आपने किसी से उधारी ली और आप चुका नहीं पाए, बहुत समय हो गया, सामने वाले ने भी आपसे नहीं मांगा या कोई आपके ऊपर लीगल एक्शन नहीं दिया, बहुत टाइम हो गया, 5-10 साल हो गया। अब आपका ईमान जागता है, बोलते हो कि नहीं यार, मैंने उससे इतने समय बाद, कुछ इतने समय पहले मैंने उनसे कुछ उधारी ली थी, अब मुझे उसको पैसे को चुकाना है, और आप प्रॉमिस करते हो, वो भी प्रॉमिस कैसा, इन राइटिंग, राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए प्रॉमिसर के द्वारा या उसके ऑथराइज एजेंट के द्वारा, कि मैंने जो बहुत पहले आपसे उधारी ली थी, जो टाइम बार्ड हो चुका है, मतलब अगर आप जाओ लीगली तो मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते क्योंकि टाइम लैप्स हो चुका है। किसी भी चीज की एक समय सीमा होती है, उस टाइम फ्रेम में अगर आप एक्शन लेते हो तो कोर्ट भी आपकी हेल्प करेगा। अगर टाइम चले जाता है, आप खुद ही इग्नोरेंट हो जाते हो, तो कोर्ट भी आपको बचाने नहीं आएगा। तो अगर ऐसा कोई डेट हो चुका है जो टाइम बार्ड है, बट उसके बाद भी आप आते हो बहुत समय बाद और बोलते हो, प्रॉमिस देते हो राइटिंग में, उसको साइन वगैरह करते हो कि भैया मान लो मैं आपको पूरा पेमेंट या कुछ एक छोटा सा पार्ट भी उसका दे दूंगा, और आपने प्रॉमिस कर दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, और अब वो एनफोर्स भी करवा सकते हो। अगर आपने फिर से प्रॉमिस करके पैसा नहीं दिया तो सामने वाला केस कर सकता है। एग्जाम्पल देखो, A owes B 1000 रुपीज बट द डेट इज बार्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट। इंडिया में एक लिमिटेशन एक्ट है जो बोलता है कि कब तक एक डेट जो है, एक उधार जो है, वैलिड रहता है। तो क्या बोल रहे हैं कि ए ने बी से 1000 रुपए उधार लिए थे, जो कि अब टाइम बार्ड हो चुका है, मतलब अभी अब उसको रिकवर नहीं कर सकता, केस वेस नहीं कर सकता उसके ऊपर, ठीक है। बट इसके बाद क्या होता है, ए का ईमान जाग जाता है और ये साइंड अ पेपर, ए साइंड अ रिटर्न प्रॉमिस टू पे ₹500 ऑन अकाउंट ऑफ द डेट। द प्रॉमिस इज वैलिड एंड बाइंडिंग विद अ फ्रेश
विदाउट एनी फ्रेश कंसिडरेशन। ए क्या बोल रहा है, लिख के देता है कि भैया मैं 500 रुपए इसमें से आपको दे दूंगा। अब ये प्रॉमिस क्या है, वैलिड है और बाइंडिंग है, और अब ए को उसको 500 रुपए देना ही पड़ेगा। बदले में बी उसके लिए कुछ नहीं करेगा। क्या बोल रहा है, विदाउट एनी फ्रेश कंसिडरेशन। ऐसा नहीं कि बी उसको फिर और 500 देगा और ये उसको बाद में लौटाएगा ना। ए ने बोल दिया कि मैं आपको दूंगा पुराना पैसा, उसमें से वो 500 दे रहा है, प्रॉमिस कर दिया तो उसको देना पड़ेगा। वेरी मच लीगल। नेक्स्ट एक्सेप्शन इज क्रिएशन ऑफ एजेंसी, सेक्शन 185। क्या बोल रहा है, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। किसी भी तरीके का कोई भी एजेंसी बनाने के लिए, अपने अंदर एजेंट अपॉइंट करने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी कंसिडरेशन होना नेसेसरी नहीं है। दस when a person is appointed as an agent, his appointment is valid even if there is no consideration। अगर आप किसी के एजेंट बनते हैं और सामने वाला अगर आपको कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं कर रहा है तो भी वो क्या है, वेरी मच वैलिड है। क्लियर बात है एकदम जी सर। आते हैं अपन नेक्स्ट, कंप्लीटेड गिफ्ट्स, एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन नंबर 25। अब ये क्या एक्सप्लेनेशन है सेक्शन नंबर 25 का, कंप्लीटेड गिफ्ट्स। क्या है यहाँ पे, गिफ्ट वंस मेड कैन नॉट बी रिकवर ऑन द ग्राउंड ऑफ एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन। एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन विल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ एनी गिफ्ट ऑलरेडी मेड। मतलब क्या हो गया, एक बार आपने किसी को गिफ्ट दे दिया। अब गिफ्ट मतलब क्या, आपने अपनी जेब से, अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से सामने वाले को कोई चीज दी है, सामने वाले से बिना कोई भी चीज एक्सपेक्ट किए या उसने आपके लिए कोई काम नहीं किया है, आप अपने खुशी से दे रहे हो। क्लियर बात है। अब आपने गिफ्ट दे दिया। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, साल भर बाद आप उसको बोलो कि भैया मैंने तेरे को गिफ्ट दिया था, तूने कुछ काम ही नहीं किया, मेरे को गिफ्ट मेरा वापस दे दे। आप गिफ्ट को रिकवर नहीं कर सकते। गिफ्ट वंस मेड, एक बार आपने गिफ्ट दे दिया तो बाद में आप उसको रिकवर नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने तुम्हारे लिए किया था, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैंने जो गिफ्ट दिया लाओ मुझे वापस दो। क्लियर बात है, ऐसा नहीं हो सकता है। Absence of consideration will not affect the validity of any gift already made. Thus, if a person gives certain properties as a gift to another according to the provision of the Transfer of Property Act, he cannot subsequently demand the property back on the ground there was no consideration. For example, A gave a watch as a gift to B on his birthday. Later on, A cannot demand the watch back on the ground that there was no consideration. A ने B को बर्थडे में गिफ्ट दे दी। क्या गिफ्ट दे दी, भैया वॉच दे दिया। थोड़े समय बाद वो वापस से वॉच को नहीं मांग सकता, या वो कुछ नहीं बोल, ऐसा भी नहीं बोल सकता कि मैंने तुमको वॉच दी थी, लाओ उसका पैसा दो या मुझे भी कोई गिफ्ट दो, ऐसा नहीं होगा। Next exception is contract of guarantee, section 127. No consideration is needed for a contract of guarantee. In other words, contract of guarantee needs no consideration. किसी भी तरीके की गारंटी के लिए कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता है। क्लियर बात है एकदम जी सर। Remission, section number 63. Remission means lesser performance of a contract than what is actually to be performed. ठीक है, मतलब क्या हो गया, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी पेंटर के साथ, ठीक है, एकदम मस्त A1 क्वालिटी की पेंटिंग बना देना। अब उसने पेंटिंग बना दी बट आप बहुत ज्यादा उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, पर आप चलो एग्री कर लेते हो समहाउ कि ठीक है भैया काम अपना चल जाएगा। तो रेमिशन मींस लेसर परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट देन व्हाट इट इज एक्चुअली टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, जितना एक्चुअल में होना चाहिए था, अगर उससे भी कम होता है आप एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है भैया, वेल एंड गुड है वो। 63, सेक्शन नंबर 63। तो ये था अपना नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 25। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको दिख रहा है, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला अपन टॉपिक कवर कर रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर क्या है, कब आएगा भैया, फटाफट से 31 लाइक्स आप इस वीडियो में कर दो, फटाफट से आपको नेक्स्ट वाला लेक्चर देखने को मिल जाएगा। तो बस आज की क्लास को हम यहीं पे रैप अप करेंगे। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।